तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु गुप्ता हियर। कैसे हो आप सब? तो यार जो वीडियो होने वाली है इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिसके ऊपर नेट पर बहुत ही कम कंटेंट अवेलेबल है। क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारी वीडियो का वो है हमारा माइक्रो सर्विसेज विद जेंगो। हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि यहाँ पर मैंने लिख के रखे हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के बारे में, यानी कि आप जेंगो के अंदर कैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स आप हैंडल करोगे एट अ प्रोडक्शन लेवल। फिर हम बात करेंगे हाउ टू डिप्लॉय ऐप ऑफ जेंगो प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट सब डोमेन एंड डोमेन। इसका मतलब है कि जेंगो प्रोजेक्ट होता है जैसे कि उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि सपोज करो एक हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके अंदर हमारा एक ऐप बनाया आपने फॉर सेलर्स और एक ऐप बनाया आपने फॉर शॉप यानी कस्टमर्स के लिए। तो वो आप कैसे आप डिफरेंट सब डोमेन पर डिप्लॉय कर सकते हो या फिर डोमेन पर डिप्लॉय कर सकते हो, वो चीज हम कवर करेंगे इसके अंदर। फिर हम देखेंगे कि हाउ टू इंटीग्रेट एप्स या फिर प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट डोमेन सब डोमेन। सपोज करो कि आपने डिफरेंट एक जेंगो के प्रोजेक्ट के ऐप को या फिर पूरे जेंगो प्रोजेक्ट को आपने किसी प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पर या फिर डिफरेंट सब डोमेन या डोमेन पर एलोकेट किया है, यानी कि होस्ट किया, डिप्लॉय किया है। तो उसको आपस में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अगर वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं तो हम आपस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, वो चीज हम कवर करेंगे इसके अंदर। फिर हम देखेंगे कि कैसे आप हैंडल कर सकते हो मल्टीपल यूजर टाइप्स को लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है अभी मास्टरिंग जेंगो की, उसमें हमने मल्टीपल यूजर टाइप्स को क्रिएट किया था और इसके लिए हमने एक कॉमन यूजर टेबल बनाई थी, है ना, जिसमें कि हमारी एक ही टेबल के अंदर हमारे सेलर्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे और हमारे कस्टमर्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो उसमें एक ही टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड सारे स्टोर करा रहे थे। तो उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के थ्रू, यानी कि Amazon और फ्लिपकार्ट अलग अलग, क्योंकि Amazon और फ्लिपकार्ट जो है अलग अलग तरीके से हैंडल करती है सिचुएशन को। तो वही चीज को हम कैसे कवर कर सकते हैं इसके अंदर, वो चीज हम देखेंगे। हम कैसे हम डिफरेंट ऐप को दूसरे सब डोमेन पे एलोकेट कर सकते हैं, या फिर हम कैसे हम डिफरेंट डाटाबेस टेबल बना सकते हैं फॉर मल्टीपल यूजर टाइप्स, या फिर हम कैसे हम एक ही डाटाबेस में स्टोर करा के कैसे कर सकते हैं वो चीज हैंडल, वो चीज देखेंगे हम इसके अंदर। फिर हम देखेंगे कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि आप कैसे अपनी बड़ी वेब एप्लीकेशन को ब्रेक करोगे इनटू मल्टीपल कपल्ड वेब सर्विसेज, वो चीज को हम हैंडल करेंगे इस वीडियो के अंदर। और हम देखेंगे कैसे हम स्केल करेंगे अपनी वेब ऐप को, कैसे हम स्केल कर सकते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन को, ताकि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और आपका जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि आपका कोई भी सर्वर क्रैश ना हो और वो आपका स्लो ना हो। वो चीज को हम हैंडल करेंगे और वो चीज को हम हैंडल कर सकते हैं थ्रू टू वेज, या तो वर्टिकल स्केलिंग या फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो मैंने क्या किया है, पूरा डायग्राम बना के रखा है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स, और मैं उसी का बेस लेकर आपको सारी की सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। उसमें मैंने चीजें ऐड करी, जैसे कि कैशिंग कैसे ऐड करते हैं, हम कैसे रेडिस सर्वर या फिर RabbitMQ सर्वर यूज करके हम कैसे दो जेंगो ऐप को जो कि डिप्लॉयड है ऑन डिफरेंट सर्वर्स वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। हम ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स को एनालाइज करेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें किस सिचुएशन में हमें कब क्या यूज करना चाहिए। तो जो भी चैनल पर नया है मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सीरीज चल रही है मास्टरिंग जेंगो के नाम से, और उसमें ऑलरेडी 14 वीडियो चल चुकी हैं और ये 15 वीडियो होने वाली है। तो आप उसको मेरे चैनल पर जाके एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर आपको प्लेलिस्ट जाकर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने और भी प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहां पर आप जाके उसको पूरा देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम बना के रखे हैं डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के और डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के, जिन्हें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम ये वाला आर्किटेक्चर देखते हैं जिसमें मैंने यहाँ पर एक सर्वर लिया, यानी कि सपोज करो कि मेरा यहाँ पर एक सर्वर है, यानी कि AWS पर मैंने एक सर्वर लिया या फिर डिजिटल ओशन पर मैंने कोई ड्रॉपलेट ली है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ही सर्वर पर मैंने एक ही IP एड्रेस पर, क्योंकि एक सर्वर का केवल एक ही IP एड्रेस होता है ना, अगर हमने एक सर्वर लिया उसका एक स्पेसिफिक IP एड्रेस होगा, उस IP एड्रेस पर मैंने यहाँ पर 3 डोमेन यानी कि 3 जेंगो प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया है अलग अलग डोमेन पर या फिर सब डोमेन पर। तो एकदम बिल्कुल बेसिक आर्किटेक्चर है और ये ऑलरेडी मैं करके दिखा भी चुका हूँ मैं अपनी AWS की सीरीज पर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ये और उनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट्स हैं जेंगो के। तो ये लेकिन इसमें क्या दिक्कत आती है कि आप जब एक ही सर्वर पर यानी कि एक ही IP एड्रेस पे 3 प्रोजेक्ट्स को प्लेस कर दोगे, जैसे ही आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, सपोज करो प्रोजेक्ट 1 में आपका ट्रैफिक बढ़ा, तो आपका सर्वर बहुत स्लो हो जाएगा और क्रैश होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे उसके। लेकिन हमने AWS यूज़ किया है, तो अगर हम AWS यूज़ करेंगे तो बेसिकली वो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड यूज़ करता है ना। और जैसे ही हमारा ट्रैफिक बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज ऐड कर देता है अपने आप से, ताकि आपका सर्वर क्रैश ना हो। पर उससे हमारी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी इस वाले सिनेरियो में, क्योंकि हमने तीनों प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर एक ही सर्वर पे डाल दिया है। तो लेकिन वो जब एनहेंस करता है अपने आप, यानी कि अपने और रिसोर्सेज डालता है सर्वर पर, तो
उसकी एक लिमिट होती है, यानी कि हो सकता है कुछ चांसेस में हो सकता है कि आपका सर्वर क्रैश हो जाए, क्योंकि इतनी जल्दी वो रिसोर्सेज नहीं ऐड नहीं कर पाएगा और साथ में आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी इस केस में। तो ये आप तब यूज़ करोगे आर्किटेक्चर जब आपका एकदम बेसिक से प्रोजेक्ट्स हों और उस पर ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। आप बेसिकली यहाँ पर मैंने ये अलग से इसलिए बताया क्योंकि आप यहाँ पर अपना जेंगो प्रोजेक्ट को और अपने डाटाबेस को दोनों को अलग अलग सर्वर पर भी होस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने डाटाबेस का सर्वर एक अलग से बना दिया सेपरेटली, और सर्वर जो हमारा प्रोजेक्ट का है, जेंगो प्रोजेक्ट का सर्वर है, वो हमने यहाँ पे अलग अलग बना दिया है। तो उससे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करोगे, यहाँ पे क्लाइंट जो है अपना जेंगो प्रोजेक्ट पे यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा, और यहाँ पर वो अगर से क्वेरी करनी है डाटाबेस में तो वो यहाँ से दूसरे सर्वर पे कॉल करके कर लेगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट आर्किटेक्चर पे, जो कि होगा ये वाला। इसके अंदर मैंने क्या किया है यहाँ पर, जैसे कि मेरा एक जेंगो प्रोजेक्ट है जो कि है, सपोज करो ई कॉमर्स वेबसाइट है। उसके अंदर मेरे डिफरेंट ऐप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सेलर का ऐप है, शॉप का ऐप है, एडमिन ऐप है, और एपीआई का ऐप है, और अकाउंट ऐप है। ये 5 ऐप्स हैं जो कि मेरे जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा एक डोमेन हो, जैसे कि abc.com लिया है मैंने, और उसके डिफरेंट सब डोमेन पे मेरे सारे ऐप्स एग्जिस्ट करें। जैसे कि www.abc.com पर मेरे शॉप वाला चले, और seller.abc.com पर मेरे सेलर वाला ऐप चले, यानी कि सेलर वाले यूआरएल्स कॉल हो, और admin.abc.com पर एडमिन हो। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही सर्वर पर पूरा प्रोजेक्ट को होस्ट किया है, और यहाँ पर हमने सिंगल आईपी पर हमारा डोमेन है और सब डोमेन्स, और हमने क्या किया है, राउटिंग करी है, सब डोमेन राउटिंग करी है, ताकि हमारा जैसे ही हमारा सब डोमेन वाला कॉल हो तो आप हमारे शॉप की यूआरएल्स, जो कि शॉप की ऐप के अंदर urls.py फाइल होगी ना, उसके अंदर हमारे सारे जो यूआरएल्स मेंशन है वो सारे कॉल हो। तो बेसिकली इसको करने के लिए आपको जेंगो होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जेंगो होस्ट की, ठीक है। तो आपको वो एक्सेस करनी पड़ेगी, और उसकी मदद से आप ये कर सकते हो, अपना वेल आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश कर सकते हो। पर इसमें भी यही दिक्कत है कि अगर आपका सपोज करो कि एक सब डोमेन पर, यानी कि शॉप वाले ऐप पर आपका ट्रैफिक बढ़ गया, तो आपका सेलर और एडमिन ऐप ये सारे ना स्लो हो सकते हैं, क्योंकि कॉल्स फिर इन पर भी होगी, तो आपका सर्वर स्लो हो सकता है और क्रैश भी हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए, उस चीज़ को बचाने के लिए आप ये वाला आर्किटेक्चर को एस्टेब्लिश कर सकते हो। उसमें मैंने क्या किया है कि जो मेरा एडमिन ऐप है, क्योंकि एडमिन ऐप पर तो ट्रैफिक कम ही होगा ना हमारा, ये तो केवल हैंडल्ड बाय दोज हु आर ओनर ऑफ दिस वेबसाइट, तो इस वाले ऐप पर तो ट्रैफिक कम ही होगा। तो मैंने क्या किया है कि बिल्कुल सेम आर्किटेक्चर यही रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, यहाँ से एडमिन ऐप को, ये एडमिन ऐप को यहाँ से निकाल कर मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है यहाँ पर, और इसमें मैंने पूरा प्रोजेक्ट जेंगो प्रोजेक्ट इस सब डोमेन पर होस्ट कर दिया है, और यहाँ पर मैंने इस सब डोमेन पे होस्ट कर दिया है। और बेसिकली इसमें हम एक ही यूज़र टेबल यूज़ कर रहे हैं, ये आपको नोटिस करनी है वाली बात, कि यहाँ पर हम हमारी यूज़र टेबल जो है वो एक ही है, यानी कि सेलर और शॉप। अगर आपको मल्टीपल यूज़र टाइप्स को हैंडल करना है अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैंने उसके लिए एक कॉमन टेबल ही रखी है, यानी कि यूज़र टेबल रखी है, जिसमें हमारे दोनों एग्जिस्ट करेंगे, सेलर और शॉप पर। और हमारी जो अभी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ई कॉमर्स के डिफरेंट टाइप्स क्रिएट किए थे, यानी कि सेलर का भी क्रिएट किया था, और जो आपके कस्टमर्स हैं उसके लिए भी क्रिएट किए थे यूज़र्स, वो हमने एक ही टेबल में किए थे, यानी कि एक ही यूज़र टेबल में क्रिएट किए थे, और वो एक ही डाटाबेस में थे। तो वो हमारे इसी में स्टोर होंगे। और हमारा ये जो डिफरेंट जेंगो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली इस जेंगो प्रोजेक्ट की कॉपी होगी, पर इसमें जो ऐप्स हैं, जो और ऐप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिए और यहाँ पर केवल एडमिन ऐप को रखा है। और इसकी सेटिंग्स और पीवाई फाइल, और जो जेंगो प्रोजेक्ट की यूआरएल्स और पीवाई फाइल है, वो सारी कॉमन है इसके अंदर भी, ताकि जब सब डोमेन इस वाले को कॉल करेगा यहाँ पर, तो हमारा क्वेरी जो होगी इसी डाटाबेस में होगी, क्योंकि हमें डाटाबेस तो यही चाहिए ना, और हमारी सारी सेटिंग्स फाइल जो होंगी जेंगो की वो यही रहेंगी, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ करी थी। तो इससे आपका जो आपका जो ट्रैफिक है वो वो ट्रांसफ़र हो गया इस वाले पर, एडमिन पर, यानी कि एडमिन वाला जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हमारा जो बाकी ट्रैफिक है वो इस पर है। तो बेसिकली इससे क्या हेल्प हुई आपको कि आपका आपकी जो रिक्वेस्ट है एक ही सर्वर पर वो कम हो गई, तो इसका क्रैश होने का चांसेस कम हो गया, और आपका ये भी इसमें बढ़ गया। इसमें आपको एक और बेनिफिट हो गया कि आप अब इस वाले प्रोजेक्ट में जो कि सर्वर 2 पर है, उस पर आप केवल फोकस कर सकते हो एडमिन एडमिन पर, बाकी की आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें हम मल्टीपल यूजर टाइप्स वैसे ही हैंडल करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी पुरानी वाली वीडियो में, यानी कि प्रॉक्सी मॉडल्स यूज़ करके हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं इसमें। और बेसिकली ये जो है जिसमें हम एक ही टेबल यूज़ कर रहे हैं फॉर सेलर एंड शॉप, ये बेसिकली हमने अमेजॉन टाइप का आर्किटेक्चर बनाया था, यानी कि अमेजॉन, क्योंकि उसके अंदर एक कॉमन अकाउंट होता है, एक बेस अकाउंट होता है, जो कि कॉमन होता है सेलर और शॉप, यानी कि सेलर वालों का भी और कस्टमर्स का भी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर, और इसमें एक और चीज़ थी कि हमने यहाँ पर अकाउंट जो था
उस ऐप को जो है किसी भी सब डोमेन से लिंक करा ही नहीं था, क्योंकि अकाउंट ऐप तो किसी को एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो हमने बेसिकली उसके लिए बनाया है, अकाउंट ऐप उसके लिए बनाया है जिसके अंदर हमारे सारे मॉडल्स होंगे रिलेटेड टू यूजर टेबल। तो डायरेक्टली ये तो एक्सेस नहीं होएगा ना, हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट ऐप्स हैं उसके उससे एक्सेस करेंगे ये वाले ऐप को, ताकि इसके मॉडल्स को हम एक्सेस कर पाएँ। तो ये बेसिकली उसके लिए है, तो यहाँ पर हमें इसको पॉइंट आउट करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये हमारा जो है बेसिकली सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट। इसमें हमने क्या किया है, एक ही प्रोजेक्ट है हमारा, और इसमें हमने सब डोमेन्स भी यूज़ नहीं करे हैं। हमने डायरेक्टली एक ही डोमेन पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है होस्ट किया है, और उसमें हमने स्लैश सेलर और स्लैश एडमिन और स्लैश एपीआई, जो कि नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि हम नॉर्मल जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट, क्योंकि तभी हमारे पास सब डोमेन्स होते नहीं है, तो हम डायरेक्टली इससे केवल यहाँ पे यूआरएल्स के एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं, और फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स। तो बेसिकली इसके थ्रू भी आप ये बना सकते हो। फिर हम नेक्स्ट आर्किटेक्चर पे आते हैं, जो कि होगा, इसमें हमने क्या किया है कि हमने दो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, यानी कि जेंगो प्रोजेक्ट 1 और जेंगो प्रोजेक्ट 2, और इसके अंदर हमने सेपरेट डाटाबेस रखे हैं, इसका डाटाबेस अलग है और इसका डाटाबेस अलग है। तो इसमें बेसिकली ये वाला प्रोजेक्ट है, ये फोकस कर रहा है शॉप पर, यानी कि इसमें शॉप एडमिन और एपीआई अकाउंट होगा, ठीक है, और इसके अंदर हमारा सेलर एडमिन एपीआई और अकाउंट होगा, यानी कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली बेस्ड होगा शॉप के ऊपर, यानी कस्टमर्स के लिए, और ये वाला जेंगो प्रोजेक्ट जो होगा बेसिकली फोकस करेगा सेलर्स के ऊपर, यानी कि सेलर वाला प्रोजेक्ट होगा ये। तो इसमें जो हमने यूजर टेबल बनाई है वो सेपरेट रखी है, यानी कि शॉप की जो कस्टमर्स की टेबल होगी, यूजर टेबल होगी, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, और जो हमारे सेलर के जो यूजर्स हैं वो हमारे इसमें एग्जिस्ट करेंगे, इस वाले डाटाबेस में। तो बेसिकली ये फ्लिपकार्ट की तरह बनाया है मैंने, क्योंकि फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि जब हम अपनी उसकी ई कॉमर्स वेबसाइट पर, यानी कि एज अ कस्टमर अकाउंट बनाते हैं, और हम फिर सेलर वाले पेज पर जाते हैं उसके, तो फिर हमें वहाँ पर सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर हैंडल करी है, और हमें जैसे कि क्योंकि हमें लिंक करना पड़ेगा उन दोनों प्रोजेक्ट्स को इन सम में, क्योंकि जैसे यहाँ पर सेलर ने कोई प्रोडक्ट डाला डाटाबेस के अंदर, और हमें वो शो करना है ऑन दिस शॉप जेंगो प्रोजेक्ट, यानी कि ई कॉमर्स साइट हमें शो करने हैं वो प्रोडक्ट्स, तो हमें लिंक करने पड़ेंगे अपने दोनों प्रोजेक्ट्स को थ्रू एपीआईज। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर गए सर्वर पर, और हमने बैकएंड के थ्रू यहाँ पर एपीआई कॉल करी, और ताकि यहाँ से हम सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, जो कि क्वेरी करेगा इस डाटाबेस में से, और यहाँ से फिर वो भेजेगा, और फिर हमें वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर यहाँ पे वो जब भेज देगा तो फिर वो रिटर्न करेगा फ्रंट एंड में, जिसके थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमारा डिफरेंट डोमेन, और ये दोनों आप डिफरेंट डोमेन या फिर सब डोमेन पे होस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक डोमेन खरीदा abc.com, तो मैं इसे होस्ट कर सकता हूँ यहाँ पर www.abc.com पर, और इस वाले को कर सकता हूँ seller.abc.com पर, या फिर मैं सेपरेट डोमेन भी ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने ऐसे करा abc.com पर, और इसे मैंने कर दिया xyz.com पर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आर्किटेक्चर, इसमें मैंने बेसिकली हमारा बिल्कुल सेम यही है, बिल्कुल सेम टू सेम, पर इसमें हमने क्या किया है कि बीच में हमने एक रेडिस या फिर रैबिट एमक्यू सर्वर भी हमने यहाँ पे डाल दिया है, ताकि क्या हो, इससे देखो फायदा क्या होगा, हमारी एक तो स्केलेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि अ, हमारी जो रिक्वेस्ट हैं उसकी जो हैंडलिंग की स्पीड है वो भी फास्ट हो जाएगी, हम अपनी एप्लीकेशन को और अच्छे से स्केल कर पाएंगे। क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होगा कि जैसे सर्वर 1 है, यहाँ पर किसने रिक्वेस्ट करी, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी इस वाले प्रोजेक्ट पर, अब उसके बाद उसे कुछ डाटा चाहिए इस वाले प्रोजेक्ट से, सर्वर 2 से, तो वो डायरेक्टली कॉल ना करके एपीआई को यहाँ से, वो क्या करेगा, यहाँ पर एक, यानी कि एक टास्क भेजेगा अपने हमारे रैबिट एमक्यू सर्वर पर, यानी कि रेडिस या रैबिट एमक्यू या फिर रेडिस सर्वर, हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, उस पर भेजेगा, और वो एक क्यू मेंटेन करेगा, एक टास्क की क्यू मेंटेन करेगा, उसमें वो टास्क ऐड करता रहेगा, और जब यहाँ पर उसे दिखेगा कि जेंगो प्रोजेक्ट खाली है हमारा, तो यहाँ पर उसको टास्क भेजकर वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होएगा टास्क। इससे बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो ट्रैफिक है वो भी अच्छे से हैंडल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट चल रही है, और उसने यहाँ पर टास्क भेजा हमारे सर्वर 2 को, पर ऑलरेडी यहाँ पर हमारा टास्क है, यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर भी अभी बहुत सारे यूजर्स आए हुए हैं इस वाले सर्वर पर, और यहाँ वो इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैफिक होगा, तो यहाँ पर देखेगा कि अब ये तो भीड़ है यहाँ पर, तो रेडिस तब तक यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, और फिर उसके बाद जब उसे दिखेगा कि यहाँ पे स्पेस है, यानी कि टास्क हैंडलिंग की वैकेंसी है, तब वो यहाँ पे टास्क भेजेगा और यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा वो, और फिर यहाँ से वो अपना रिटर्न करके रिस्पॉन्स को जनरेट करके वापस भेजेगा यहाँ पर, और फिर वो यहाँ पर भेज देगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों प्रोजेक्ट ऐप्स जो हैं लिंक थ्रू इंटरनल एपीआईज, और इसमें हम क्यू यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं, रैबिट एमक्यू सर्वर की क्यू और या फिर रेडिस की क्यू। फिर आता है हमारा ये वाला आर्किटेक्चर, जिसमें हमने क्या किया है कि
तो बेसिकली जो हमारे प्रोजेक्ट थे ये दोनों डिफरेंट सर्वर पे थे, यानी जैसे कि ये था सर्वर 1 पर और ये था सर्वर 2 पर। अब हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक ही सर्वर पे एग्जिस्ट करते हैं। और बेसिकली आप ये जो RabbitMQ और रेडिस सर्वर है, ये आप सर्वर 1 पे भी डाल सकते हो, होस्ट कर सकते हो, सर्वर 2 पे भी कर सकते हो, या फिर आप इसका सेपरेट सर्वर क्रिएट करके उसमें भी होस्ट कर सकते हो RabbitMQ सर्वर को या फिर रेडिस सर्वर को। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आर्किटेक्चर, जिसमें मैंने दोनों प्रोजेक्ट्स को एक ही सर्वर पे डिप्लॉय किया है, ठीक है, प्रोजेक्ट 1 को भी और प्रोजेक्ट 2 को भी। और इन दोनों को अब लिंक करना है मुझे थ्रू इंटरनल एपीआईज। तो यहाँ पर भी हमारा बेसिकली जो इंटरनल एपीआईज लिखा है, हमें यहाँ पर भी RabbitMQ सर्वर या फिर रेडिस सर्वर को यहाँ पर भी डालना पड़ेगा सर्वर पे, या फिर आप सेपरेटली उसे होस्ट कर सकते हो और दोनों को उससे लिंक करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो रिक्वेस्ट हो वो पहले सर्वर पे जाएगी, यानी कि रेडिस सर्वर पे जाएगी, और वहाँ से वो जब टास्क वो क्यू करेगा टास्क को, और यहाँ पर फिर वो भेजेगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट होएगा। तो ये था हमारा बेसिकली सारे टाइप के आर्किटेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं जो जनरलाइज वे में होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक फ्लॉ है, मतलब अब आपने यहाँ पर स्केलिंग करना नहीं सीखा। अब बेसिकली स्केलिंग जो होती है कोई भी वेब एप्लीकेशन की, वो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। अब सपोज करो कि मेरा स्पेसिफिक ये वाला प्रोजेक्ट जो जेंगो प्रोजेक्ट है, ये वाला इसके अंदर ये वाला जो जेंगो प्रोजेक्ट है या फिर इसका सब कंपोनेंट है शॉप वाला, इसके अंदर स्पेसिफिकली मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो आप या तो ये कर सकते हो कि इसके अंदर जो ये वाला सर्वर है, इसके अंदर आप रिसोर्सेज ऐड करते रहो बार बारी। जैसे कि एक लिमिट है, उसके ऊपर अगर ट्रैफिक हुआ तो आप सर्वर में आप रिसोर्सेज डालोगे नए, यानी कि रैम और जीपीयू, रैम, सीपीयू पावर, मेमोरी सब एड्स में ऐड करोगे, तो उससे हमारा हैंडलिंग हो जाएगी। पर उससे क्या होगा कि उस पर ये जो चीज़ है ना, ये आप कुछ लिमिट तक कर सकते हो, क्योंकि इससे एक तो कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पर एक लिमिट आती है कि इसमें क्रैश होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो उसके लिए आप, और बेसिकली इस चीज़ को स्केलिंग जो हम ये वाला मेथड लगाया हमने स्केलिंग करने का, इसे कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। अब आपको अगर इसकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करनी है तो उसको करने का तरीका आप ये वाला होता है जो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ये जेंगो प्रोजेक्ट 1 है, ठीक है, शॉप का जेंगो प्रोजेक्ट 1 है पूरा का पूरा। अब मैंने क्या किया है, इसी बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट प्रोजेक्ट विद सेम एप्स, इसी कॉपी में बना रही है मैंने, जो कि मैंने डिप्लॉय कर दिया सर्वर 2 पर भी और सर्वर 3 पर भी। तो बेसिकली 3 सर्वर है हमारे यहाँ पर, और तीनों तीनों सर्वर पे सेम एप्लीकेशन रन हो रही है, और तीनों एप्लीकेशन जो है एक ही डाटाबेस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो और हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर एक इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज़ किया है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारे ट्रैफिक को। अब सपोज करो यहाँ पर ट्रैफिक आया, तो सबसे पहले ट्रैफिक जो है, जो क्लाइंट है, वो इस पे जाएगा। मतलब क्लाइंट जो है वो कॉल जब करेगा, रिक्वेस्ट जब करेगा, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट इसके पास आएगी इलास्टिक लोड बैलेंसर पर। अब ये डिसाइड करेगा कि मैं जो रिक्वेस्ट है वो कौन से सर्वर को भेजूँ, क्योंकि तीनों सर्वर पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है ना, तीनों सर्वर पे हो रही है। तो वो किसी पर भी भेज सकता है, लेकिन वो क्या करेगा कि देखेगा कि कौन सा सर्वर अभी हमारा खाली है, और वो देखेगा कि ये वाला सर्वर खाली है या ये वाला सर्वर खाली है, और फिर उसी पर वो रिक्वेस्ट भेजेगा, और फिर वो रिस्पॉन्स जनरेट करके हमारा सर्वर वो वापस इलास्टिक लोड बैलेंसर में भेजेगा रिस्पॉन्स, और फिर वो डायरेक्टली हमारा भेज देगा क्लाइंट को। पर बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी कि हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर की भी एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है, और वो भी एक्सीड हो जाती है, तो हमारा इलास्टिक लोड बैलेंसर भी क्रैश हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इलास्टिक लोड बैलेंसर के भी हम, यानी कि और बना के रखते हैं, हम एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, जैसे कि सेकंड थर्ड इलास्टिक लोड बैलेंसर, ताकि अगर हमारा ये क्रैश हो गया तो हमारे पास दूसरा लोड बैलेंसर हो, ताकि वो फिर हैंडल कर सके ट्रैफिक को। फिर एक और चीज़ है इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि सपोज करो कि हमारा जेंगो सेशन डाटा होता है ना, जेंगो का सेशन डाटा होता है, बेसिकली वो तो वैसे स्टोर होता है डाटाबेस के अंदर ही। पर सपोज करो कि आपने कैश बेस्ड सेशन डाटा यूज़ किया है। उसमें क्या होता है कि डाटाबेस की जगह आपका जो सेशन डाटा होता है वो बेसिकली आपकी कैशिंग में भी स्टोर हो जाता है। कैश मतलब जो कि इमिडिएटली एक्सेस हो जाती है। अब डाटाबेस की क्वेरीज होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत तो क्या करते हैं कि कैशिंग यूज़ करते हैं, और कैश में डाटा स्टोर करवाते हैं। और कैशिंग हम तब भी यूज़ करते हैं, सपोज करो कि डाटाबेस में क्वेरी हुई कि सारी टेबल कि सारे के सारे यूज़र्स निकालो जिन्होंने अभी वेबसाइट विजिट करी थी कुछ 1 घंटे पहले, तो उसमें बहुत सारे यूज़र्स आ गए होंगे लिस्ट में। तो बेसिकली आप क्या करो कि वो सारे यूज़र्स जो हैं वो आप कैश मेमोरी में स्टोर करा दोगे, ताकि जब नेक्स्ट बार सेम रिक्वेस्ट अगर कॉल हुई तो हमारे को दोबारा से डाटाबेस में क्वेरी ना करनी पड़ जाए, क्योंकि डाटाबेस क्वेरी जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। आप अवॉइड करोगे कि वो बार बार ना क्वेरी करे डाटाबेस को। तो हम क्या करेंगे, कैश में स्टोर कर लेंगे डाटाबेस में, मतलब कैश में स्टोर कर लेंगे वो सारे यूजर्स।
ताकि नेक्स्ट बार जब रिक्वेस्ट हो तो वो चेक करेगा सबसे पहले कि कैश में तो नहीं है वो सारे यूजर्स। अगर कैश में प्रेजेंट हुए तो आपको डाटाबेस में क्वेरी करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली वहां से उठाकर रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हो। तो अगर हमने वो यूज किया है और अगर हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक रेडिस सर्वर यानी कि रेडिस सर्वर यूज करेंगे और उसके अंदर हम कैश मेमोरी को स्टोर कराएंगे इसके अंदर, रेडिस के अंदर या फिर RabbitMQ सर्वर के अंदर। और हम क्या करेंगे, इन सारे सर्वर को इससे इसके थ्रू कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सारे सर्वर को इसके थ्रू कनेक्ट कर देंगे ताकि क्या हो, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा मैं बताता हूँ आपको। कि सपोज करो यहाँ पे एक यूजर है, उसने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी, तो इलास्टिक लोड बैलेंसर ने सपोज करो सर्वर 3 पर उसे भेज दिया। पर सपोज करो कि जो उसका सेशन डाटा है, वैसे नॉर्मली डाटाबेस में स्टोर होता है डिटेल्स ना, सारी सेशन डाटा जो डिटेल्स होती हैं जैसे कि यूजर की सेशन आईडी वगैरह, जिससे कि वो सर्वर आपको ऑथेंटिकेट करता है, वो सारी डिटेल्स बेसिकली जेंगो के अंदर डाटाबेस में स्टोर होती हैं नॉर्मली। पर अगर आपने कैश बेस्ड सेशन जेंगो सेशन यूज किया है तो आपका डाटा जो है कैश में स्टोर होगा, यानी कि अगर सर्वर पर स्टोर होगा, जैसे कि सर्वर 3 की कैश मेमोरी में स्टोर हो गया या फिर सर्वर 2 की कैश मेमोरी में सेव हो गया। तो सपोज करो जब आपने लॉगिन किया होगा तब आपने सर्वर 2 पे लॉगिन किया था, ठीक है, आपने इलास्टिक लोड बैलेंसर ने आपको सर्वर 2 पे भेज दिया तभी, और तभी आपका जो सेशन डाटा है वो सर्वर 2 पे स्टोर हो गया। पर बाद में आपने जब रिक्वेस्ट करी दोबारा से, तो आपको इलास्टिक लोड बैलेंसर ने इस पे भेज दिया, सर्वर 3 पे भेज दिया। जब आपको वो सर्वर 3 पे भेजेगा तब आपको वो कहेगा कि भाई आप तो लॉगिन हो ही नहीं, अभी ऑथेंटिकेटेड हो ही नहीं, तो पहले लॉगिन करो। क्योंकि उसके जो कैश मेमोरी है या फिर उसका जो सर्वर का डाटा है, उसके अंदर तो आपका डाटा है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो आपका सर्वर 2 पे था। तो उस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, रेडिस या फिर रैबिट एमक्यू यूज करते हैं, रैबिट एमक्यू सर्वर यूज करते हैं बेसिकली, और उसके अंदर हम आपका सेशन डाटा स्टोर करवाते हैं और सारे के सारे सर्वर जो होंगे वो इससे कनेक्टेड होंगे। तो बेसिकली अगर आपने रिक्वेस्ट करी है सर्वर 3 पर और जिसपे आपका डाटा नहीं है, तो वो क्या करेगा कि रेडिस पर जाएगा पहले और वहां से पूछेगा कि भाई आपके पास तो नहीं है इसका डाटा, सेशन डाटा। वो कहेगा हाँ मेरे पास है, फिर वो वापस से रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और फिर आपको यहाँ से वो आपको ऑथेंटिकेट कर लेगा। फिर यहाँ पर जो आपने रिक्वेस्ट मेड करी है वो उसकी यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और आपको फिर वो रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। इसका ये फायदा होता है। साथ ही साथ अगर आपने कैशिंग यूज करी है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो वो डाटा भी कॉमन रहेगा ना सारे सर्वर्स के बीच में, वो इसके अंदर हम स्टोर करेंगे सारा का सारा। ठीक है, वो सारा का सारा हम इसके अंदर स्टोर कर देंगे रेडिस के अंदर और फिर आप उससे एक्सेस कर सकते हो। और फिर आप कहोगे कि ये चांसेस भी हैं कि रेडिस रैबिट एमक्यू सर्वर भी हमारा क्रैश हो जाए। अगर ये क्रैश हो जाएगा तो उसके लिए भी हम कुछ मेजर्स रख सकते हैं। पर अब सपोज करो कि हमारी जो रिक्वेस्ट हैं, जैसे कि सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3 से, वो हमारी रिक्वेस्ट जो है रेडिस पर जा रही है सारी की सारी। पर एक पॉइंट आएगा कि रेडिस सर्वर भी क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसके लिए भी ट्रैफिक जब बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा और सारे का सारा ट्रैफिक इस रेडिस सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहा होगा, तो हो सकता है कि हमारा रेडिस सर्वर भी क्रैश हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिडंडेंट सर्वर क्रिएट कर सकते हैं रेडिस की तरह, और उसके अंदर भी डाटा स्टोर करा सकते हैं कैश का, जो कि हमारा इसके अंदर स्टोर होगा। और वो हम जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूट रेडिस सर्वर क्रिएट करे यहाँ पर, रेडिस सर्वर 1 रेडिस सर्वर 2 रेडिस सर्वर 3, और इन तीनों के अंदर हम कैशिंग डाटा हम स्टोर करवा देंगे ताकि एट अ सिंगल टाइम उन तीनों रेडिस सर्वर पर सेम डाटा एग्जिस्ट करे, ताकि अगर अगर हमारा एक क्रैश हो गया रेडिस सर्वर, तो हमारा दूसरे सब्स्टिट्यूट रेडिस सर्वर हमारे रेडी रहें इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, एक टेक्निक होती है रेप्लिकेशन। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा डाटाबेस क्रैश हो सकता है ना। अब जैसे कि आपने यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट करे हुए हैं या फिर डाटाबेस आपने सेपरेट सर्वर पे क्रिएट करे हुए हैं, अब डाटाबेस का सर्वर जो है वो भी क्रैश हो सकता है। अगर आपने बहुत सारी क्वेरीज कर दी ट्रैफिक बढ़ने के कारण, तो हमारा डाटाबेस भी क्रैश हो सकता है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्निक यूज करेंगे जो कि होगी मास्टर स्लेव टेक्निक, और इसके अंदर हम, और इसे कहते हैं रेप्लिकेशन टेक्निक। तो बेसिकली क्या होगा कि जब भी हम कोई रीड राइट वगैरह ऑपरेशन करेंगे तो हमारे चेंजेस मास्टर वाले डाटाबेस में होंगे। पर उसके साथ साथ जैसे ही हम इसके अंदर कोई चेंज हुआ, इसकी डाटाबेस के अंदर कोई भी टेबल के अंदर हमने कोई चेंज किया, तो वो ऑटोमेटिकली जो सारे स्लेव डाटाबेस हैं इनके अंदर भी परफॉर्म होगा ऑटोमेटिकली, ताकि कोई भी एट अ पॉइंट सारे डाटाबेस जो ये वाले हमने बनाए हैं मास्टर स्लेव, सब में एक जैसा डाटा एग्जिस्ट करे सब में। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। अब सपोज करो कि जो रीड राइट वाली जो रिक्वेस्ट हैं वो तो इसके अंदर हो रही हैं, ठीक है, वो बहुत बढ़िया है, इसके अंदर होंगी ताकि सारी की सारी जो क्वेरीज हैं वो इसके बाकी सब में भी परफॉर्म हो। पर अगर आपको रीड वाली रिक्वेस्ट को सेंड करना है ना, अगर सपोज करो कि हमें केवल डाटा शो करना है, कोई भी हमें डाटा मॉडिफिकेशन नहीं करना, वैसी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम डायरेक्टली स्लेव पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं वो
इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग ऑन मास्टर, क्योंकि हम स्लेव पे जो रिक्वेस्ट डायरेक्टली परफॉर्म कराएंगे, जो क्वेरी परफॉर्म कराएंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे दूसरे डाटाबेस के अंदर। जैसे कि अगर मैंने कोई भी रिक्वेस्ट यानी कोई भी हमने रिकॉर्ड चेंज कर दिया हमने डायरेक्टली स्लेव के अंदर, तो हमारा वो बाकी डाटाबेसेस के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। पर ये चीज़ तो गलत है ना। तो हम कोई भी रीड राइट वाला ऑपरेशन जो होगा या फिर मॉडिफिकेशन वाली कोई रिक्वेस्ट होगी वो हम डायरेक्टली मास्टर पे कराएंगे, ताकि उसके साथ साथ वो जो क्वेरीज हैं वो हमारी जो बचे हुए डाटाबेसेस हैं उस पर भी परफॉर्म हो। पर अगर हमारी केवल रीड वाली क्वेरी है तो हम वो स्लेव डाटाबेस पे एग्जीक्यूट करेंगे डायरेक्टली। तो इससे हमारा जो ट्रैफिक होगा केवल रीड वाला वो हमारा डिवाइड हो जाएगा स्लेव्स के बीच में। फिर जो जौन सा भी डाटाबेस खाली है उस टाइम पर, जैसे कोई सा भी स्लेव खाली है रीड ऑपरेशन के लिए, तो वहां से वो क्वेरी करेगा और वहां से रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको वहां पर फ्रंट एंड में शो करेगा। अब हमारी एक और टेक्निक होती है, वो होती है शार्डिंग। अब बेसिकली शार्डिंग में क्या होता है, इसमें कोई भी मास्टर या स्लेव नहीं है, हमने दो डाटाबेस क्रिएट करे हैं सेपरेट, और इस डाटाबेस के अंदर भी टेबल है प्रोडक्ट टेबल, और इस डाटाबेस के अंदर भी टेबल है प्रोडक्ट टेबल। तो दोनों के अंदर कॉमन टेबल्स हैं, पर इसमें डिफरेंस क्या होगा कि जो ये वाली टेबल होगी, प्रोडक्ट की टेबल होगी इस वाले डाटाबेस के अंदर, वो स्पेसिफिक होगी केवल उन प्रोडक्ट्स के लिए जो उनका जिनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 से कम का होगा। और ये वाली टेबल जो डाटाबेस 2 के अंदर होगी प्रोडक्ट टेबल, उसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो स्पेसिफिक होंगे केवल उनके लिए। ये टेबल जो होगी वो स्पेसिफिक होगी उनके लिए जिनका प्राइस जो है वो 500 से ऊपर का होगा। तो उससे बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो क्वेरीज होंगी वो आपकी डिवाइड हो जाएंगी। मतलब क्वेरी करने से पहले आप चेक कर रहे होगे कि हमारा जो प्राइस है उस प्रोडक्ट का वो अगर कम है प्राइस उससे, तो आप वो इस पे सेंड कर दोगे, और अगर वो उसका प्राइस ज़्यादा है उससे तो आप इस पे सेंड करोगे रिक्वेस्ट को। तो बेसिकली हमारा जो रिक्वेस्ट होगा, मतलब जो हमारा ट्रैफिक होगा, वो हो जाएगा स्प्लिट बिटवीन टू डाटाबेसेस। और ये आप फिल्टर कुछ भी यूज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नेम, या फिर उसका कॉस्ट प्राइस, या फिर आपका कुछ भी फिल्टर ले सकते हो आप, उसके हिसाब से आप अरेंजमेंट कर सकते हो डाटाबेसेस के बीच में। तो ये होती है हमारी टेक्निक शार्डिंग। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में कवर किया कि कैसे आप डिफरेंट जेंगो के आर्किटेक्चर्स को कवर कर सकते हो, और उसमें मल्टीपल यूजर टाइप को कैसे हैंडल करने के तरीके यूजिंग डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, और कैसे हम सब डोमेन पे राउटिंग करते हैं, और कैसे हम यहाँ पर सर्वर यूज करके थ्रू इंटरनल एपीआईज दो जेंगो प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, और कैसे हम डिफरेंट एप्स को डिफरेंट सब डोमेन्स पे डिप्लॉय करते हैं, हम कैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट सर्वर्स पे एलोकेट करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, और कैसे हम अपने सर्वर की स्केलिंग करते हैं, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। उसके लिए हमने यहाँ पर बहुत सारे तरीके देखे थे, जैसे कि डाटाबेस के लिए हम देखा था रेप्लिकेशन और शार्डिंग, और यहाँ पर हम देखा था कि कैसे हम इलास्टिक लोड बैलेंसर से ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कैसे हम कैशिंग यूज करके रेडिस और RabbitMQ सर्वर इसमें यूज कर सकते हैं। और आपको ये जो कैशिंग मैंने आपको बताया था रेडिस RabbitMQ यूज करके आप किसी भी आर्किटेक्चर में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ताकि हमारी जो डाटाबेस की क्वेरीज हैं वो रिड्यूस हो जाए, ताकि हमारे पास एक कैशिंग सिस्टम हो जिसमें कि सारा का सारा कैशिंग डाटा वो स्टोर रहे। और अगर आपको क्वेरी करनी है तो आप डायरेक्टली डाटाबेस पे क्वेरी ना करके आप रेडिस पे क्वेरी करो, और वहां पे अगर डाटा हुआ तो बहुत बढ़िया है ना। और हमारा इससे क्या होगा कि हमारे जो व्यूज होंगे यानी कि हमारी रिक्वेस्ट होंगी उसका रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी जनरेट होगा। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि होगा एसिंक्रोनस व्यूज। अब एसिंक्रोनस व्यूज में क्या होता है, वो ये होता है बेसिकली जैसे कि आपने रिक्वेस्ट सेंड करी अपने सर्वर पर, कि सपोज करो कि एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं आपको, कि सपोज करो कि मैं एक वेबसाइट पर गया जो मेरा किसी भी फोटो का बैकग्राउंड को ब्लर कर देती है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे अपनी एक फोटो को अपलोड किया और मैंने वहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट करी। अब बेसिकली क्या होगा कि बैकएंड में एक रिक्वेस्ट जाएगी विद माई फोटो अटैच टू इट, और वो फोटो जब चली जाएगी अपलोड हो जाएगी बैकएंड में, तो उस पर कुछ प्री प्रोसेसिंग होगी, कुछ प्रोसेसिंग होगी उस फोटो पर। लेकिन तभी की तभी मुझे क्या होगा कि इंस्टेंटली मुझे तभी की तभी एक रिस्पॉन्स मिल गया। मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला कि मुझे एक पेज मिला, यूआई मिला, इंटरफेस मिला, जिसपे एक लोडिंग आइकन बना हुआ था, और वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था कि योर फोटो विल बी डिस्प्लेड हियर व्हेन द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैकएंड में रिक्वेस्ट गई और मेरी फोटो पे काम चल रहा है, मतलब पीछे बैकएंड में उस पर काम चल रहा है, उसका बैकग्राउंड ब्लर किया जा रहा है, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, लेकिन मुझे तभी की तभी एक रिस्पॉन्स मिल गया। तो उससे क्या फायदा हुआ कि हमारा जो वेबसाइट का बैकएंड है वो एबल हुआ किसी दूसरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दी और मुझे रिस्पॉन्स तभी की तभी मिल गया, लेकिन पीछे जो है काम तो हो रहा है, पर हमारा जो अगर हम सिंक्रोनस व्यू यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एसिंक्रोनस व्यू यूज हुआ है, पर सपोज करो कि वहां पर सिंक्रोनस व्यू अगर यूज हुआ होता तो क्या होता, तो क्या अगर हम सिंक्रोनस व्यू को यूज करते तो मुझे तब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो कि मुझे मिल गया था, जहाँ पे लिखा हुआ था कि योर फोटो विल बी डिस्प्लेड हियर। मुझे तब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलता जब तक वो फोटो पर काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो उससे क्या होता कि वहाँ का जो रिक्वेस्ट हैंडलर है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडलर है, वो भी रिजर्व हो जाता
मतलब तब तक वो किसी और क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाता जब तक कि मेरी फोटो पर काम कंप्लीट नहीं हो जाता। पर जबकि इस अभी क्या हुआ कि जैसे कि मेरा रिक्वेस्ट गई वहां पर और पीछे प्रोसेसिंग चल रही है, उसने मेरे को रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, पर तभी की तभी अगर कोई और क्लाइंट आता है उस वेबसाइट पर और अपनी फोटो को अपलोड करता है, तो हमारा जो उसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलर है वो ये तो कैपेबल होगा ना कि वहां उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। जितने वो काम हो रहा है उतने में वो रिक्वेस्ट को तो ले सकता है ना। हालांकि वो भी उसे तब भी वेट करना पड़ेगा उस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि उसकी फोटो पर काम करने के लिए। हालांकि अगर वो क्वाड कोर प्रोसेसर है या फिर वो डिपेंड करता है कितने कोर्स हैं आपके सीपीयू पर कि वो काम हो सकता है नहीं हो सकता। खैर वो आगे की बात है कि कितने टास्क एक बार में परफॉर्म हो सकते हैं। पर वो कैपेबल हुआ, मतलब वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडलर वो कैपेबल हुआ किसी और यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। तो बेसिकली ये फायदा होता है एसिंक्रोनस व्यूज का। और हम एसिंक्रोनस व्यूज हम तब भी यूज करते हैं, हम खासकर तब यूज करते हैं जब हम रेडिस या फिर रैबिट एमक्यू सर्वर यूज करते हैं एज अ ब्रोकर, ताकि अगर हमें कम्युनिकेट करना है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बीच में और वहां पर हम क्यों करा रहे हैं टास्क को, तो हम वहां पर एसिंक्रोनस व्यूज को ही यूज करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि कैसे एसिंक्रोनस व्यूज काम करते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं आप एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम एसिंक्रोनस व्यूज को यूज करते हैं जेंगो में, और उसको समझाऊंगा विद एग्जांपल्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना इस वीडियो को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये डायग्राम की टेम्पलेट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, तो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप पिंग कर सकते हो मुझे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी वीडियोस डाल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड करता हूँ, कोई पोस्ट, तो आप जाके वो देख सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे पिंग करिए, वहाँ पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसकी पीडीएफ का। और अगर आपको ये इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। तो फिर अगली बार मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।